फाइनली अपना लद्दाख का जो टूर था, जो पूरा सर्किट था, वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये मैं प्लान 2021 से कर रहा था। 2021 में हम गए थे, लेकिन हमने गलती ये करी कि हम सर्दियों में गए थे। हमें पता नहीं था कि सर्दियों में श्रीनगर के साइड से ही बंद होता है। तो हमें ये था कि सर्दियों श्रीनगर के साइड से हमेशा पूरा साल खुला होता है, तो हम सर्दियों में गए थे, तो उस टाइम लद्दाख बंद था। तो अब मैं आपको एक-एक चीज़ अपने जो लद्दाख का मेरा फर्स्ट ट्रिप था, लद्दाख में फर्स्ट टाइम गया था, तो मैं आपसे एक-एक चीज़ अच्छे से शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्लियर करूँगा कि मैं ना जो रूट जो मैंने डिसाइड किया था, वो मतलब 3 रूट हैं। मैंने तीसरा रूट भी निकाला है एक। 3 रूट हैं, तो मैं उस रूट पे नहीं जा पाया क्योंकि वो रूट बंद था। तो फिर मेरे को दूसरा रूट लेना पड़ा। तो फिर मैं आपको उसके बाद आपको टोटल खर्चा कितना हुआ, फ्यूल कितना लगा और कितना खाने पे लगा, और मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस। और लद्दाख में सबसे बड़ी जो श्रीनगर जब हम एंटर करते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नेटवर्क की। नेटवर्क कहाँ-कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ अच्छा है, कहाँ बुरा है, कहाँ 4G है, 5G है। और सबसे जो मेन जो टॉपिक है, वो है बाइक की परफॉर्मेंस। बाइक ने कैसा काम किया, क्योंकि मेरी बाइक क्योंकि मेरे पास हिमालयन 450 है, और मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं अपना इंस्टाग्राम पे कि बाइक कैसी है, कैसा परफॉर्म करती है, ब्रेक्स कैसी हैं, पावर कैसी है, और एवरेज सबसे बड़ी चीज़ एवरेज क्या दे रही है। सब कुछ मतलब लास्ट में सब कुछ बाइक का कवर करेंगे, क्योंकि बाइक का थोड़ा लंबा टॉपिक होगा। ओके, तो सबसे पहले जो है रूट मैंने सबसे पहले डिसाइड किया था कि यहाँ से चंबा जाऊँगा। चंबा से फिर एक, वैसे तो 2 रास्ते हैं जो जहाँ पे ज़्यादातर लोग इन्हीं 2 रास्ते से जाते हैं, या तो मनाली होके जाते हैं या फिर श्रीनगर होके जाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया था कि यहाँ से चंबा जाऊँगा। चंबा से सचपा, सचपा से किल्लार, किल्लार से किश्तवाड़, और किश्तवाड़ से फिर वो निकलेगा जाके उधमपुर। ये वाला जो रास्ता है जो मैं बता रहा हूँ, सचपा से किल्लार होगा, ये सबसे मुश्किल रास्ता है श्रीनगर पहुँचने का और मनाली जाने का। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं यहाँ से जाऊँगा, लेकिन वो रास्ता बंद था। अभी सचपास उस टाइम बंद था, अब तो सचपास खुल गया होगा। अब बारिशों में शायद, जब बारिश शुरू होगी, अब मानसून में बंद हो जाएगा, लेकिन उस टाइम बंद था। तो फिर मेरे को दोबारा से आना पड़ा। फिर मैं श्रीनगर गया, और फिर मैं श्रीनगर स्टे किया। फिर नेक्स्ट डे मैं कारगिल निकला। कारगिल मेरे को पीयूष और साई मिले। फिर हम लेह निकले। फिर लेह से हम नुब्रा, खारदुंगला होके नुब्रा गए। नुब्रा से हम पेंगोंग गए। पेंगोंग से हम हानले गए, उमलिंगला गए, फिर वापस ले आए। फिर हम सरचू गए, और सरचू से फिर हम मनाली, और फिर वापस चंडीगढ़। तो ये था हमारा पूरा प्लान, जो कि मैंने डिसाइड किया था। उससे थोड़ा अलग था, लेकिन कोई नहीं, जो भी था अच्छा था, मज़ा आया। तो अब मैं बताऊंगा कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है लद्दाख जाने का। मेरे हिसाब से कि जून का महीना ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसके बाद तो फिर बारिश शुरू हो जाती है। और हम आई थिंक मैं 10-12 दिन रहा हूँ लद्दाख के। श्रीनगर निकलने के बाद लद्दाख रीजन में मैं 10-12 दिन रहा हूँ, और एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मेरे को बिल्कुल क्लियर दिखा हो। कभी पूरा आसमान दिखा ही नहीं, बादल ही बादल दिखे। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगाओ कि वहाँ पे बारिश जब होगी तो वहाँ पे जाना पॉसिबल ही नहीं है, और ना ही कोई अच्छा आपको व्यू आएगा, और ना ही आप सेफली पहुँच पाओगे, क्योंकि बारिश में आपको पता है पहाड़ों में ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल है, और बाइक पे तो और भी मुश्किल है। गाड़ी में तो फिर भी आदमी सर्वाइव कर लेता है, लेकिन बाइक पे तो बहुत मुश्किल है। और रूट मैंने आपको बता दिया, 3 रूट हैं। एक तो मनाली से जा सकते हो आप। मनाली वाला थोड़ा मुश्किल है, उसको अवॉइड ही करो, क्योंकि जब सीधा मनाली से सरचू जाते हैं, सरचू में थोड़ा प्रॉब्लम है, अपना ब्रीथिंग वगैरह की प्रॉब्लम है। और उसके बाद जो सेकंड रूट है वो श्रीनगर वाला है। श्रीनगर वाला एक नंबर बेस्ट रूट है लद्दाख जाने का मेरे हिसाब से। उससे अच्छा रूट नहीं हो सकता। किसी को व्यू देखना है, किसी को व्यू के इंजॉय करना है, तो श्रीनगर से जाओ, सबसे बेस्ट है। और तीसरा मैंने आपको जो बताया, सचपास, किल्लार, किश्तवाड़ हो गए, वो भी आप जा सकते हो। वो बहुत बहुत टफ है। 2-3 जने हो तो ही जाओ, या फिर आपके पास बहुत अच्छी बाइक है, प्रॉपर एडवेंचर बाइक है, तब जाओ आप। ऐसे रिस्क मत लो, क्योंकि वो बहुत, सच पास किल्लार के बाद तो किश्तवाड़ का मैं गया नहीं हूँ, लेकिन किश्तवाड़ की रोड की मैंने वीडियोस देखी है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टफ है, थोड़ा बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, और पूरा ऑफ रोडिंग है। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारे मेरे स्टेज थे। पहले दिन मैं श्रीनगर में रुका, फिर नेक्स्ट डे कारगिल में, फिर हम लेह में रुके 2 दिन, फिर हम नुब्रा में रुके, फिर हम पेंगोंग में रुके, फिर पेंगोंग के बाद हम हानले में रुके। हानले के बाद फिर वापस लेह में आए, और लेह में हमारा सेम उसी होटल में स्टे था। हमने पहले ही बुक करवा दिया था कि हम इस डेट को वापस आएंगे, और हमारा बुक कर देना, क्योंकि क्या आप कुछ नहीं पता लगता कब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ जाएँ और सारे होटल्स फुल हो जाते हैं। फिर ये जो भी मन आता है उस हिसाब से रेट बोलते हैं होटल्स का।
और उसके बाद फिर हम मनाली में रुके, फिर सीधा चंडीगढ़। तो और जो होटल्स के प्राइस की बात करें तो मिनिमम 1000 रुपये से कम तो आपको रूम मिलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद फिर आपके बजट के ऊपर है, आप जितना मर्जी ले लो। और मेरा ये था कि मैं होटल्स इतने अच्छे नहीं लेता, लेकिन मैं फ़ूड पे ध्यान देता हूँ। जब मैं बाहर जाता हूँ फ़ूड अच्छा होना चाहिए, होटल थोड़ा बहुत कम अच्छा हो तो भी चलेगा, क्योंकि जाके सोना ही होता है, कुछ करना तो होता नहीं, अपना लैपटॉप पे काम किया और सो गए। तो मेरा ज़्यादा प्रेफरेंस फूड की तरफ होता है, तो होटल्स मैंने इतने अच्छे नहीं लिए। हालांकि हम 3 जने थे, तो ठीक ठीक होटल लिए, बढ़िया होटल नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मेरे आप व्लॉग्स में देख सकते हो। ज़्यादा प्रेफरेंस में हम तीनों ने ही फूड को दी, रूम के मुकाबले हम तीनों ने प्रेफरेंस फूड को दी, और हम 3 जने थे तो इस वजह से खर्चा भी बढ़ गया। तो टोटल खर्चा मेरा और मतलब हम तीनों का ऑलमोस्ट लगा लो 25,000 आया ये 12-13 दिन में। इन 25,000 में से ऑलमोस्ट 10,000 तो आया मेरा बाइक का पेट्रोल का, क्योंकि ऑलमोस्ट 3300 या मतलब लगा लो अब 3300 के आसपास मेरी बाइक चली है। हालांकि मेरी बाइक ने एवरेज अच्छी दी, 35 की एवरेज दे रही थी, लेकिन फिर भी मैं अगर कम भी लगाऊं तो 33 की लगा देता हूँ, तो उस हिसाब से 10,000 का पेट्रोल लगा। क्योंकि लेह में पेट्रोल भी बहुत महंगा है, 104 105 था, इस वजह से 10,000 का पेट्रोल लगा। तो अब जो बाकी 15,000 है, 15,000 में हम मेरा खाना और स्टे 10-12 दिन का सब कुछ कवर हो गया। क्योंकि हम फिर से बता रहा हूँ, मैं 3 जने थे, 2 जने होंगे तो ज़्यादा आएगा। सबसे बेस्ट है 3 जने जाओ, 3 जनों में आपको ईजिली एक रूम मिल जाएगा, क्योंकि 4 जाओगे तभी भी आपको 2 रूम लेने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक होटल का रूम बड़ा नहीं होता। और कई वाले होटल वाले ऐसे आनाकानी करते हैं कि 4 नहीं सर 3 ही ये है वो, वैसे करके, तो आपको 2 रूम लेने पड़ेंगे, या तो 2 जाओ या 3 जाओ। अकेले में तो फिर आप हिसाब लगा ही लो, जितना भी आएगा खर्चा होटल का आपका अलग होगा, कम से कम 1000 का रूम तो होगा ही होगा। उसके बाद खाना, पेट्रोल तो चलो जो लग रहा है, बाइक का सबकी अलग अलग बाइक होती है। तो उसके बाद है कि आपको कितने दिन चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रैवल किया वो सबसे मिनिमम डेज़ का ही ट्रैवल था। हम सिर्फ लेह में रुके 2 रात, क्योंकि एक दिन तो हम पहुँचे लेह में, और सेकंड डे हमने लेह घूमा। लेह में हॉल ऑफ फेम था और शांति स्तूपा था, और जो लेह की लोकल मार्केट थी वो था। और 2 दिन हम रुके हालने में। हालने में 2 दिन इसलिए रुके कि एक दिन हम पहुँचे और वहाँ पे फिर स्टे अपना रेस्ट करा। फिर नेक्स्ट डे हम उमलिंगला गए। तो हम जल्दी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उमलिंगला हम आराम से देखना चाहते थे। उमलिंगला गए, फिर वापस आए, फिर रात को रुके, फिर नेक्स्ट डे हम ले आए वापस। तो ये है को मिनिमम आपको 10 दिन तो चाहिए ही चाहिए। और इन सब 10-12 दिन में एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, परमिट, मेरे को परमिट पुरमिट कुछ नहीं पता था। जब हम कारगिल पहुँचे तब पीयूष ने मेरे को बताया कि यहाँ पे जाने के लिए परमिट चाहिए होता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, तू मेरे को कर कैसे करेगा। फिर उसने ऑनलाइन परमिट किया मेरा, आई थिंक 600-700 रुपीज़ लगे। उस परमिट में सब कुछ, जहाँ जहाँ आपको जाना है वो सब कुछ मेंशन करना होता है कि हमने यहाँ यहाँ घूमना है, हानले, उमलिंगला, पेंगोंग, जो भी है, एक एक चीज़ मेंशन, उसमें सब कुछ दिखा रखा होता है ऑनलाइन, कहाँ कहाँ आपको घूमना है। तो वो सब कुछ मेंशन किया। और दूसरी बात, एक और मैं चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो बोलते हैं कि बाइक, रेंट वाली बाइक आप नहीं लेके जा सकते, आपको अपनी बाइक ही लेके जानी पड़ेगी। मेरी बाइक, पीयूष की बाइक और साईं की बाइक, हम तीनों की बाइक किसी ने नहीं रोकी। सिर्फ हमारी बाइक रुकी जब हम हानले जा रहे थे और पैंगोंग जा रहे थे। नहीं, जब हम हानले जा रहे थे, हानले जाते हुए सिर्फ 2 बार हमारी बाइक रुकी, और उसी टाइम हमारा परमिट देखा गया। उसके पहले हमारा कहीं भी परमिट नहीं देखा। खारदुंगला गए हम, तब भी परमिट नहीं देखा। पैंगोंग गए, तब नहीं परमिट देखा। लद्दाख में हम घूमे बाइक पे, तीनों अपनी अपनी बाइक पे घूमे, तभी भी किसी ने परमिट नहीं देखा। ना किसी ने ये पूछा कि बाइक आपकी है या नहीं है। आई डोंट नो क्या चक्कर है, हमसे किसी ने नहीं पूछा कि आपकी बाइक है या नहीं है। तो ये सीन है परमिट का और आपकी रेंटेड बाइक का हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। हालांकि हम तीनों की अपनी बाइक थी, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी अगर फिर भी आपको रेंटेड बाइक लेनी ही है तो आई थिंक श्रीनगर और लेह से लेना ही बेटर रहेगा, क्योंकि ये चंडीगढ़ नंबर और डीएल नंबर वालों को तो एकदम से पकड़ ही लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि चंडीगढ़ से बाइक है तो डीएल से बाइक है, तो 90% ये रेंटेड बाइक ही हुई। तो अब बात करते हैं मोबाइल नेटवर्क की। मोबाइल नेटवर्क ऑब्वियसली बात है, पासिस पे तो मतलब ही नहीं है, कोई किसी भी पासिस पे मेरे को तो नहीं मिला मोबाइल नेटवर्क। मेरे पास एयरटेल का है पोस्ट पेड, तो मैंने कोई श्रीनगर जाके सिम नहीं लिया, मेरे पास पहले से ही पोस्ट पेड है। और जब वैसे तो नेटवर्क हर जगह 4G 5G तो नहीं है, मतलब बढ़िया नेट चलता है। सिर्फ पैंगोंग में जीरो नेटवर्क है और हानले में भी जीरो नेटवर्क है। उसके बाद जो पासिस है वहाँ पे भी जीरो नेटवर्क है। बाकी सरचू में भी जीरो नेटवर्क है। और बाकी हर जगह है, कारगिल में भी है, लेह में भी है,
नुब्रा में भी था, बल्कि नुब्रा में भी बढ़िया एक नंबर चल रहा था। श्रीनगर में तो चलो है ही, बस पेंगोंग में नहीं है, हानले में नहीं है, सच्चू में नहीं है। ये 3 जगह पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। अगर होगा भी तो इतना होगा कि आप बस वो शो करता है, आई डोंट नो, शो करता है वो, कुछ ना कॉल होती है ना कोई, नेट तो चलो चलता ही नहीं, ना कॉल होती है ना मैसेजेस जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो आप ये लगाओ कि नेटवर्क है ही नहीं, जीरो मान के चलो इन 3 जगहों पे। और जो सबसे बड़ी चीज़ है मैप डायरेक्शन। अगर आप अकेले जा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है अपना ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि नेटवर्क का कुछ वैसे भरोसा है नहीं। वैसे तो था, वैसे तो है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। तो आप अपना ऑफलाइन मैप कर लो जहाँ जहाँ आपको जाना है। मैंने मैप डाउनलोड नहीं किया था क्योंकि पीयूष था मेरे साथ, पीयूष पहले गया हुआ था तो उसको ऑलमोस्ट रोड्स का पता था, और जहाँ जहाँ जाना है, जैसे जैसे जाना है उसको पता था ऑलमोस्ट। और जहाँ नहीं जाना वहाँ वैसे तो मैं मैप पे इन जगहों पे बिलीव करता ही नहीं, मैं हमेशा लोकल से पूछता हूँ। इन जगहों पे मैप पे कभी बिलीव नहीं करना चाहिए। वैसे जहाँ आपको पता है वहाँ ठीक है, जहाँ आपको पता नहीं है, जैसे ही कोई टर्न आ गया तो पहले लोकल से कोई है तो पूछ लो, नहीं तो मुड़ने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि, क्योंकि एक बार मुड़ गए तो क्या पता कहाँ लेके जाएगा। इससे पहले, इससे अच्छा किसी से पूछ लो, पूछ के चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक बार हम पेंगोंग जा रहे थे तो वो रास्ता बंद था, तो कम से कम 20-25 बाइकर्स होंगे जो हमारे साथ थे। तो हमने क्या करा, हमने आर्मी वाले से पूछा, आर्मी वालों ने बताया कि आप नीचे जाओ, नीचे जाके एक रास्ता है, वहाँ पुल से ऊपर चढ़ के आप जा सकते हो पेंगोंग। जो दूसरे हम तीन बंदों ने पूछा, बाकियों ने क्या करा, बाकी दोबारा से वो नुब्रा से खारदुंगला वाले रास्ते पे चले गए। आई डोंट नो फिर वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए, क्योंकि वो वापस नहीं आए हमारे पास, और हम पेंगोंग वाले सही रास्ते पे चढ़ गए। तो इसलिए लोकल जो है वहाँ पे उनसे हमेशा पूछ लेना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन सा रास्ता टफ है और कौन सा रास्ता इजी है। मैं गया था चंबा से श्रीनगर, वो बिल्कुल इजी है, बहुत अच्छी रोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद श्रीनगर से कारगिल, वैसे तो अच्छी रोड है, बहुत अच्छी रोड है, लेकिन जो वो जोजिला पास है उस टाइम बारिश हो रही थी, तो बारिश में जोजिला पास बहुत, मतलब बहुत ठंडा, बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी वहाँ पे। तो वो जोजिला पास मेरे को थोड़ा टफ लगा क्योंकि मेरी बारी में बारिश थी। वैसे रोड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड बिल्कुल अच्छी है। जोजिला पास के बाद कारगिल से ले तक भी बहुत अच्छी रोड है। तो अब ले के बाद असली खेल शुरू होता है। ले से खारदुंगला रोड अच्छी है, नो प्रॉब्लम, बस थोड़ी सी अभी बन रही है, कच्ची रोड है। रोड बिल्कुल प्लेन है, वैसे कच्ची रोड है तो धूल मिट्टी थोड़ी मिल सकती है। खारदुंगला के बाद रोड अच्छी शुरू हो जाती है। नुब्रा वैली से थोड़ी सी पहले दोबारा से रोड बन रही है, तो वो दोबारा से आपको मिट्टी मिट्टी धूल मिट्टी मिलेगी जी भर भर के। वैसे रोड ठीक है, खड्डे नहीं है, लेकिन धूल मिट्टी है बहुत ज़्यादा, और वहाँ बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो इस वजह से धूल मिट्टी और भी आपको, जैसे अगर थोड़ी सी होगी तो हवा की वजह से और भी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो उसके बाद नुब्रा के बाद पेंगोंग। नुब्रा से पेंगोंग 250 किलोमीटर है, 250 में से 100-125 किलोमीटर पूरा ऑफ रोड है। और शुरू में जो शुरू का एरिया है ऑफ रोडिंग का, उसमें तो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। हाल एक नदी सी है, नदी के साइड साइड में से ऐसे करके जाना पड़ता है, तो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है। तो अब आते हैं पेंगोंग से हानले। एक जगह आती है जहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, एक सही रोड की तरफ निकलता है, एक ऑफ रोडिंग की तरफ निकलता है। हम सही रोड की तरफ निकले तो इसी उम्मीद में थे कि अच्छी रोड आएगी, लेकिन हमें दोबारा से फिर मिलिट्री वालों से हमने पूछा, क्योंकि एक रास्ते पे आके 2 रास्ते निकल रहे थे, तो वहाँ पे हमने पूछा कि, अब उन्होंने बोला कि आप इधर से जाओ, अगर आप इधर से ऊपर से जाओगे तो आपको 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, और आप नीचे से जाओ, रोड थोड़ी ख़राब है लेकिन आप जल्दी पहुँच जाओगे। तो फिर हमने नीचे ख़राब वाली रोड पे ही गए, लेकिन वो ख़राब वाली रोड लिटरली बहुत ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे रेत है, और रेत में बाइक थोड़ा मुश्किल है चलाना, डिसबैलेंस हो जाती है, क्योंकि बाइक तेज़ नहीं चल पाती, इस वजह से बाइक डिसबैलेंस हो जाती है, और आपको आराम आराम से जाना पड़ेगा। और एक जगह पे तो हम फंस भी गए थे, जो कि हमारी ही गलती थी। वैसे रोड सही था, रोड पे थोड़ा थोड़ा रेत था, वहाँ पे इजीली सारी बाइक जा रही थी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सब बाइक जा रही थी, लेकिन हमने मतलब बस अब वो गलती हो गई। तो आप ये गलती मत करना, रोड से नीचे बाइक मत उतारना किसी भी कीमत में, चाहे कोई मर्जी कहे। हमें एक गाड़ी वाले ने बोला कि आप इधर से चले जाओ, अगर आपकी बाइक निकल गई तो हम भी यहाँ से आ जाएंगे, तो हमने घुसा दी, तो वही बात हुई, हमारी बाइक नहीं निकल पाई, तो बड़ी मुश्किल से हमने निकाली। तो रोड को नहीं छोड़ना, रोड पे ही रहना है, चाहे कितनी मर्जी रेत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड पे आप आराम से निकल सकते हो। तो ये था रोड का। हानले के बाद तो फिर रोड अच्छी है, हानले से लेके उमलिंगला
उमलिंगला हम गए थे फोतुला होके, और फोतुला वाला जो रास्ता है, फोतुला तो बिल्कुल ही मतलब टफ लगा ना हमें। फोतुला उमलिंगला से भी टफ लगा। उमलिंगला क्या है ना, एक जगह आती है चुसले, चुसले के बाद उमलिंगला, बिल्कुल मतलब सीधा सीधा है, कोई इतने टर्न्स नहीं है। लेकिन फोतुला में जो टर्न है ना, मतलब हर 500 मीटर बाद आपको मुड़ना है, हर 500 मीटर बाद यू टर्न, हर 500 मीटर बाद यू टर्न। तो इस हिसाब से है, तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। ना तो आप भगा सकते हो चढ़ाते हुए, ना आप उतरते हुए भगा सकते हो, क्योंकि बार बार आपको रोकना पड़ेगा। तो और वो बहुत है भी, वो वाला स्ट्रेच वो है भी बहुत लंबा फोतुला वाला। और दो रास्ते हैं, एक फोतुला वाला और एक ऑफ रोडिंग वाला। ऑफ रोडिंग वाला हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारी जो एक KTM बाइक थी, उसका रियर ब्रेक का मास्टर सिलेंडर ख़राब हो गया था, तो वो अगली ब्रेक से ही चल रहा था। तो इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि वहाँ रेत है। और रेत में वैसे भी आपको पता है, ऊपर चढ़ते हुए तो चलो कोई नहीं, लेकिन नीचे उतरते तो अगली ब्रेक मारने का मतलब ही नहीं है। तो इस वजह से हमने ये फोतुला वाला रोड लिया। और फोतुला वाला रोड बहुत अच्छा रोड है, वहाँ पे आप जाओ। थोड़ा सा इरिटेटिंग है, लेकिन नो प्रॉब्लम, जा सकते हो। ओके, तो अब सबसे लास्ट जो है वो है बाइक परफॉर्मेंस। और बाइक परफॉर्मेंस मैं बताऊंगा आपको। तो मेरे को ओवरऑल सिर्फ एक ही चीज़ मेरे को अजीब अजीब क्या मतलब, हर एक बाइक के साथ हो रही थी। वो KTM के साथ भी हो रहा था, मेरे साथ भी हो रहा था। वो क्या था, जैसे ही कोई पासिस आते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट आती है, तब मेरी बाइक का इंजन मिसिंग करता है। इंजन मिसिंग करना मतलब, जैसे बाइक लो RPM पे होता था ना, और रेस देते थे, तो बाइक का इंजन कट करता था, मतलब बंद हो जाता था, बंद हो के एकदम ऑन, बंद हो के एकदम ऑन, ऐसे कर रहा था। और जैसे ही आप RPM हाई रख रहे थे, तब कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो बड़े दूसरे या तीसरे गियर में जब लो RPM पे क्लच छोड़ते हैं, रेस देते हैं, तो तब इंजन ऐसे कर रहा था। और KTM का भी ऐसे ही कर रहा था एग्जैक्ट, वो भी सिर्फ हाई पासिस पे कर रहा था। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एवरेज हमारे पास 3 बाइक थी, KTM, जिक्सर और मेरी। और ऑलमोस्ट मेरी बाइक ही सबसे ज़्यादा एवरेज दे रही थी। KTM तो चलो इस कैटेगरी से हटा ही देते हैं, KTM का थोड़ा इंजन बड़ा है और वो अलग चीज़ की बाइक है। सुजुकी जिक्सर 250 और मेरी बाइक सेम एवरेज दे रही थी। और मैंने मतलब लिटरली, मैंने ऐसा नहीं है कि मैं आराम से चला रहा था, बहुत बढ़िया चला रहा था। और ये एवरेज देने का रीज़न ये था कि मेरे पास बहुत ही कम लगेज था। और इतना कम लगेज था मेरे पास, जो मैं लेके गया था मेरा वो भी नहीं लगा। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लगेज क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या नहीं लेके जाना, मेरा क्या क्या लगा, क्या क्या नहीं लगा, किस चीज़ की मेरे को ज़रूरत फील हुई कि ये मैं और लेके आता तो गलती हो गई, ये चीज़ और मेरे को रखनी चाहिए थी, ये चीज़ नहीं रखनी चाहिए थी। वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो बस यार, फर्स्ट टाइम के हिसाब से मेरा ये ट्रिप मतलब बहुत, जितना मैंने सोचा था उससे डबल ट्रिपल अच्छा गया, क्योंकि मेरे को साईं और पीयूष मिले। और उनमें से सबसे बड़ी बात है कि पीयूष आया हुआ था, उसको ऑलमोस्ट 75% रास्ता और सब कुछ पता था, कहाँ फ्यूल मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। और सब, हाँ एक बात और मैं आपको बतानी भूल गया, फ्यूल कहाँ कहाँ मिलेगा। फ्यूल आपको ले के बाद नुब्रा जाते हुए एक पेट्रोल पंप आता है, वहाँ मिलेगा। अगर आप लकी हो तो वहाँ भीड़ नहीं होगी। वैसे वहाँ पे यूजली भीड़ होती है, सुबह सुबह होती है, क्योंकि सुबह सुबह लोग पेंगोंग की तरफ जाते हैं, तो सुबह सुबह भीड़ मिल सकती है। आप आते हुए जब नुब्रा आओगे तभी फुल करवा लेना, हमने भी तभी फुल करवा लिया था, उस टाइम भीड़ नहीं थी। और फिर जब पेंगोंग जाओगे तब कोई फ्यूल नहीं है, हानले जाओगे तब कोई फ्यूल नहीं है, हानले से वापस ले आते हैं तो तब है। आई थिंक मेरे को याद नहीं है, मैं नीचे लिख दूंगा। तो वहाँ पे है फ्यूल पेट्रोल पंप, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रिटेल पेट्रोल पंप है, वो है। और उसके बाद फिर ले के बाद ले से मनाली में सिर्फ कैलोंग में है पेट्रोल पंप। तो ये कुछ है पेट्रोल पंप का सीन। वैसे पेट्रोल पंप, अगर किसी को पेट्रोल नहीं कैरी करना तो आपको पेट्रोल तो ईजिली मिल जाएगा, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि वो प्योर है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर मान लो पेट्रोल 100 का है तो वो वाला पेट्रोल आपको 150, 160, 170, मतलब वो कुछ भी अपने हिसाब से जो भी बोलेंगे वो आपको लेना पड़ेगा। तो ये था पेट्रोल का सीन। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। और अगर मैं कुछ भूल गया हूँ, तो अगर मैं कुछ बताना मेंशन करना भूल गया हूँ, तो मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो ये था मेरा लद्दाख का एक्सपीरियंस। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।